नमस्कार श्रोताओगण, डियर लर्नर्स। मैं तरुण नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मेरे साथ हैं बीएड विशेष शिक्षा 4th सेमेस्टर के 4 विद्यार्थी। आज हम स्वर्णबाधिता पे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ हो रही है और कैसे स्पीच थेरेपी इस पर काम करती है। तो मैं पहले परिचय करा दूँ। हमारे साथ आज जो स्टूडेंट हैं उसमें सबसे पहले हैं चंद्र प्रकाश तिवारी जी और चंद्रशेखर गौतम, उसके साथ सचिन लोधी और फिर हमारे साथ मोहम्मद इंतजार। अब मैं शुरुआत करता हूँ चंद्रशेखर गौतम से, जो विशेष शिक्षक हैं संदर्भ केंद्र केसरी सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़ी जिला डींग राजस्थान में, जो काफ़ी लंबा अनुभव है जिनके पास स्वर्णबाधित बच्चों के साथ काम करने का, जो एक मास्टर ट्रेनर भी हैं सांकेतिक भाषा में। राजस्थान में राज्य स्तर पर ये संस्था काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो HI बच्चों का जो आप पढ़ाते हैं उनके लिए क्या क्या आपके शिक्षण के तरीके हैं, क्या क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाने में, तो उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया सर, HI बच्चों के सामने जब एज अ स्पेशल टीचर जब HI बच्चों को पढ़ाते हैं तो बेसिकली बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती आती है कि बच्चे एनकोड नहीं कर पाते हैं। बच्चा अगर कोई HI है जो टोटली डेफ है या फिर पार्शली डेफ है, अगर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में है यानी कि फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में, लेकिन उसको साइन लैंग्वेज नहीं आती है, तो बच्चे के सामने एज ए जो टीचर है वो पूरा ड्रामेटिक रूप से काम करेगा। अच्छा। सबसे बड़ी चुनौती आती है कि बच्चा अपना जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको एनकोड नहीं कर पाते, और उसका रीज़न आता है कि जो टीचर रहता है वो उसको एज ए ड्रामेटिक रूप में बिल्कुल नहीं पढ़ाते, क्योंकि सिर्फ एज ए ओरलिज्म पढ़ा के, सिर्फ ओरलिज्म कह के, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से जितना हम करते हैं तो बच्चों के क्या है वो ऊपर से निकल जाता है पूरा। तो डेफिनेटली जब निराकरण की बात करते हैं तो एज अ टीचर उसको ये करना चाहिए कि खुद अपने आप में सक्षम होके और बच्चा उसको कॉपी करे। अगर मान लीजिए जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कहीं पे उसकी खुजली मच रही है, सर में खुजली मच रही है, अगर टीचर ने खुजली मचाई तो बच्चा भी एज इट इज कॉपी करेगा, खुजली मचेगा, क्योंकि वो तो साइन लैंग्वेज की समझता, तो साइन लैंग्वेज भी कर रहा हो। ठीक, तो इसमें मतलब टीचर का बहुत अहम रोल है कि टीचर जो चीज़ करेगा वो बच्चा कॉपी करेगा, बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसा मैंने आपका परिचय दिया था तो इसमें बताया था कि केसरी सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप हैं, तो इसमें क्या क्या काम होता है वहाँ बच्चों के लिए? सर अभी जैसे मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, मैं एज वहाँ पे ब्लॉक पे RP हूँ, संदर्भ व्यक्ति हूँ, CWS रिसोर्स पर्सन हूँ, और यहाँ पे मेरे अंडर में 149 बच्चे हैं जो कि टोटल दिव्यांग हैं, जिनमें से 49 बच्चे HI हैं, अभी हाल ही में हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और जिनमें से अभी सर्वे हुआ है, जिनमें से 100 बच्चे नए और आइडेंटिफाई हुए हैं, तो उनका भी काम चल रहा है। इसमें अलग अलग थेरेपेटिक सर्विस और जितने भी उनके एजुकेशन प्रोग्राम, IP, होम बेस्ड एजुकेशन, ये सारी चीज़ जो चल रही हैं उनको हम क्रियान्वित करते हैं। तो जो आपकी संस्था है मतलब ये डींग क्षेत्र में काम करती है, पर्टिकुलर जो डींग जिला है उसमें काम करती है पूरा? जी सर, डीग जिला है, अभी एक नया जिला बना है डीग, उसमें एक ब्लॉक आता है पहाड़ी। तो एज ए ब्लॉक लेवल पे हम इसको काम कर रहे हैं। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चंद्रशेखर, हम आपसे आशा करेंगे कि आप जैसे ये BEd कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद आप और ज़्यादा जो यहाँ से सीख के जाएं उसके बाद और अवेयरनेस करें अपने क्षेत्र में जाके, यही हमारी आशा है। अब इसके साथ मैंने आपको जैसे बताया, हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी हैं जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ में ये ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है जसपुर में, छत्तीसगढ़ में। तिवारी जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ में आपका स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या अवेयरनेस के लिए कार्य हो रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा हर राज्य में कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसीज गवर्नमेंट चला रही है, तो वहाँ आप जैसे आप ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है तो आप स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हैं एक तरह से, तो उसमें क्या क्या कार्य वहाँ हो रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूरे ब्लॉक में रिसोर्स पर्सन और स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की गई है। अच्छा। जो ब्लॉक के टीचरों को ट्रेनर के तौर पे ट्रेनिंग देते हैं ताकि समावेशी शिक्षा के संचार अच्छे से हो सके और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको फायदा मिल सके। वैसे भी जो नई पॉलिसीज आ रही है उसमें यही चल रहा है कि इंक्लूजन पे जोर दिया जाए, समावेशी शिक्षा पे जोर दिया जाए, तो उस पर काम हो रहा है आपके छत्तीसगढ़ में। तो आप जैसे ये जब BEd आप कर लेंगे तो आप वहाँ जाके और ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है, क्योंकि जो आप यहाँ से सीख के जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से कनेक्ट करेगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट, आप वहाँ भी आप ऐसा रिसोर्स पर्सन भी अपने फायदेमंद होगा। जी ठीक। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है कि जितने भी दिव्यांग बच्चों की लिस्ट बनी हुई है कि चिन्हांकित करने के बाद उन बच्चों पे स्पेशल एजुकेटर और BRPs काम करते हैं। उसमें उनको थेरेपी देना, उन बच्चों को स्कूल सपोर्ट देना, जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं
उन पे भी हम लोगों का काम चल रहा है, जो कि होम विजिट जो होम के तहत होम होता बेस्ड है। एजुकेशन जो चल रही है बिल्कुल, उस पर काम हो रहा है। तो ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो सिलेबर पॉलिसी वाले हैं, जो स्कूल आ ही जो नहीं स्कूल पाते, नहीं आ सकते, है ना? तो वैसे बच्चों के लिए होम विजिट का भी काम किया जा रहा है इन्हीं के द्वारा। तो उनको किस टाइप की थेरेपीज आप देते हैं? जैसे कि सिलेबर पॉलिसी वाले बच्चे हैं तो कुछ तो फिजियोथेरेपी देते हैं, जिसमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट की भी नियुक्ति की गई है, तो उनको भी अच्छा, साथ में जाना रहता है। तो और मतलब एक टीम जाती होगी टीम, पूरी, पूरी टीम, जैसे उसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी होगा, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल भी अगर है तो वो भी, जी और जी स्पेशल एजुकेटर भी, जी, मतलब सबकी बिल्कुल टीम जाएगी, सबकी पूरी टीम बच्चे पे रहती काम है। होगा। तो मतलब कैसे वीकली जाते हैं कि क्या रहता है उसमें आपका प्लान? उनका पहले तो हम निर्धारित करते हैं कि कौन कौन बच्चे को ब्लॉक के अंदर में थेरेपी देना है अच्छा। और होम विजिट में देना है करके। तो टारगेट हम लोगों का रहता है 1 साल के लिए, पूरा टारगेट गोल प्लान बनता है। अच्छा, जितने बच्चों को निर्धारित करते हैं तो उन बच्चों के ऊपर हम लोगों का काम चलता है। अच्छा अच्छा। जनरली हर ब्लॉक में 3 से 4 या 10 के अंदर में ही बच्चे को लिया जाता है। तो मतलब काफी वहाँ समग्र शिक्षा के तहत बहुत काम हो रहा है बच्चों बहुत, पे, हाँ, इंक्लूजन पे भी काम बहुत हो रहा है, वैसे ही बच्चों पे होम बेस्ड एजुकेशन में भी काम हो रहा है, जी, क्योंकि जी। बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं जो बच्चे स्पेशल स्कूल आ जा रहे हैं या फिर इंक्लूसिव स्कूल जा रहे हैं उन पे तो काम हो पा रहा है, जो बच्चे घर पे रह गए हैं किसी ना किसी कारण से उन पे काम नहीं उस हो पे पा रहा। कुछ तो काम नहीं आपके हो यहाँ पाता एक जो टीम बना रखी है उसके तहत वो जी, टीम जा रही है, होम बेस्ड एजुकेशन दे रही जी है। बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है, आशा करते हैं कि ये कार्य आगे बढ़ता रहे। अब हमारे साथ है सचिन लोजी, जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी हैं, उसके साथ साथ ये इस समय महाज्ञानी ऋषि अष्टवर्क केंद्र राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पंचकुला हरियाणा में कार्यरत हैं। तो सचिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो साइन लैंग्वेज के बारे में, आप जैसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं, तो कैसे आप इन बच्चों को इंडियन साइन लैंग्वेज और अमेरिकन साइन लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, आप थोड़ा हमें बता पाएंगे इसके बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम देखते हैं कि कुछ बच्चे इंडियन साइन लैंग्वेज के वो करते हैं, साइन करते हैं, कुछ अमेरिकन के करते हैं, ये तो ये कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप थोड़ा दूर करेंगे? सर जैसे कि आपने बताया कि एक ASL होता है अमेरिकन साइन लैंग्वेज और दूसरा हमारा इंडियन साइन इंडियन लैंग्वेज। साइन, हाँ। अधिकतर हमारा है इंडियन साइन लैंग्वेज सर। तो हमें कोशिश करना है कि अगर कहीं स्कूल में है आप या किसी संस्था में है कार्य कर रहे हैं तो जो मुखपत्र बच्चे हैं हमारे उनको हमें इंडियन साइन लैंग्वेज में पढ़ाना है। क्यों ASL सर, क्या हम आउट ऑफ कंट्री सर, है ना, कंट्री, तो सर बाहर की लैंग्वेज हम यहाँ पे नहीं दे सकते नहीं सर। कर और सकते। कहीं कहीं पर क्या हो रहा है ASL यूज करते हैं और हमारी संस्कृति है ASL की। और हमने, हाँ जी, मान लीजिए अगर कोई बच्चा है संस्था में आ रहा है और हम उसको ASL दे रहे हैं, हाँ। अमेरिकन साइन लैंग्वेज, जो 1 to मतलब 1 हैंड है ना सर, तो हम उसको उससे बढ़ाएंगे ना तो आगे चल के फिर पूर्णतः हर पूरे इंडिया में ASL नहीं है ना सर। तो हमें कोशिश करना है कि सभी बच्चों को ISL देना है सर, इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज जी। बोल देना, ठीक। जैसे इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसके बारे में आप बताएंगे क्या क्या कार्य करता है? हाँ जी, हाँ जी सर, नई दिल्ली में है सर ISL RTC। ISL हाँ जी, हाँ जी, उसके जिसमें बारे में सर डिस्ली कोर्स चलता है, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, और साथ में चलता है DTISL। डिटेल हाँ जी, इसके बारे में बताएंगे क्या हाँ है जी, कोर्स? सर जो डेफ बच्चे होते हैं, बधिर बच्चे होते हैं, जैसे कि ये 12th पास कर लेते हैं तो उसके बाद बच्चे जो डेफ वो DTISL कर लेंगे। अच्छा। तो उसके बाद करने के बाद एक विशेष एक टीचर बन जाएंगे, है ना। और जैसे डिस्ली कौन करता है, जैसे हम बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हम लोग डिस्ली करते हैं, आप डिस्ली करते हैं, और जो जो डेफ वो बच्चे हैं वो DTISL करते हैं। DTSI, हाँ उसकी जी, क्या है, तो फुल फॉर्म क्या है उसकी? सर डिप्लोमा इन टीचर ट्रेनिंग करके है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जो साथ में जैसे हम अगर डिस्ली कर लेते हैं ना सर, तो हम इंटरप्रेटर के रूप में कार्य करेंगे, और साथ में वो DTISL करेंगे तो वो एक डेफ इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेंगे। अच्छा, हाँ जी, तो हाँ ये जी। डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई इसके बारे में। अच्छा, जैसे आप एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? क्योंकि आप, मैंने देखा कई बार करते करते फिर हाथों में भी थोड़ा वो रहता है, दर्द भी रहता है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आप लोग को आते हैं फेस? कुछ प्रॉब्लम तो होती होगी ना, क्योंकि काफी सारी चीजें काफी देर तक करते करते साइन लैंग्वेज से तो होता ही होगा। जी, बेसिक सर, जैसे साइन लैंग्वेज अगर मान लीजिए कोई इंटरप्रेटर कार्य कर रहा है ना सर, या फिर इंटरप्रेटिंग कर रहा है, तो उसको एक लिमिट होता है सर। मान लीजिए 30 मिनट या 25 मिनट तक लगातार एक इंटरप्रेटर करेगा, उसके साथ फिर उसको चेंज कर देंगे कि दूसरा इंटरप्रेटर आ जाए, क्योंकि एक्सप्रेशन है, फिर हैंड मूवमेंट है, काफी सारी समस्याएं आती हैं सर। और दूसरा सर हमें देखना है कि मान लीजिए कहीं पर कार्य कर रहे हैं संस्था में, अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ महाज्ञानी ऋषि अष्टवक्र केंद्र में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सर हमारे पास 4 तरीके के डिप्लोमा कोर्सेस है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है? हेरिंग के साथ में मदर बच्चे दोनों के साथ अच्छा, है। दोनों बच्चों के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हेरिंग में और भी ज्यादा डिप्लोमा, लेकिन जो बदर बच्चे हैं उन पे 4 तरीके के डिप्लोमा कोर्सेस हैं। अच्छा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, DMLT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है अपने आप में इंडिया में ऐसा संस्थान शायद ही कहीं होगा कि मतलब जो इतना बड़ा स्तर पर काम कर रहा है। जी, नॉर्थ इंडिया का पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन इन बदर बच्चों को हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कहीं और भी इंडिया में ऐसा? यहाँ पे साउथ में है, साउथ में होगा? हाँ जी, मतलब नॉर्थ इंडिया का एक यही संस्थान है। बिल्कुल। क्या क्या कोर्सेज होते हैं, थोड़ा बता दीजिए सर हमारे श्रोतागणों को? हाँ जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अच्छा। DMLT,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड आर्किटेक्चर। तो ये तो एक तरह से टेक्निकल एजुकेशन हम डेफ बच्चों को दे रहे थे, तो बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल सर। और साथ में सर एक मैं आपको बता दूं कि इनके साथ क्या होता है, क्लास में कंबाइंड क्लास लगती है, नॉर्मल बच्चों के साथ में बधिर बच्चे, और साथ में एक टीचर इंक्लूसिव सेटअप रहता है। बिल्कुल इंक्लूसिव सेटअप रहता है। हाँ जी, इसमें इंटरप्रेटर रहेगा, टीचर पढ़ाएंगे, वो इंटरप्रेट। तो आपका क्या रोल रहता है वहाँ? आप जैसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, तो आपका क्या रोल रहता है उस क्लास में? सर जैसे मान लीजिए मैं अभी MLT 3rd और 4th सेमेस्टर में हूँ, तो वहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे और बधिर बच्चे आ जाते हैं, साथ में हमारे टीचर आ जाएंगे। तो मान लीजिए टीचर जो आएंगे तो वो बोल के पढ़ाएंगे नॉर्मल बच्चों को, तो वो जो बोल रहे हैं वो उसको हम साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेटिंग करके बधिर बच्चों तक पहुंचाएंगे बात। तो मतलब आपका एक तरह से वो आपके यहाँ जो है वो इंक्लूसिव सेटअप भी हो गया, क्योंकि उसमें दोनों बच्चे पढ़ ले रहे हैं एक साथ ना। बिल्कुल सर। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा संस्थान है आपका। और यही आपके यहाँ मतलब आपका इंटरप्रेटर का ही काम रहता है उसमें। तो मतलब ये तो एक तरह से टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज, बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है, तो उससे क्या इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। बिल्कुल सर, अलग अलग। तो आपके वहाँ से प्लेसमेंट कहीं हुआ है बच्चों का? बिल्कुल हुआ है सर। कहाँ पे? जैसे अभी गुड़गांव वगैरह है, मोहाली है, इनमें हमारे बच्चों का हुआ है प्लेसमेंट, और साथ में जॉब वगैरह कर रहे हैं बच्चे, ट्रेनिंग पीरियड में भी हैं बच्चे, और पेमेंट वगैरह भी ठीक ठाक मिल रहा है। जैसे हमने लास्ट टाइम कहीं पे अभी हमने वो देखा था, उसमें एक जर्नल आया था, उसमें देखा था कि जो डेफ बच्चे उन लोगों को आजकल अमेजोन वगैरह कंपनी भी हायर कर रही है। बिल्कुल सर। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्योंकि उनमें पैकेजिंग के लिए भी उनको लोग को ले रही है कि वहाँ एक इंटरप्रेटर वो लोग रख ले रहे हैं, वो साइन लैंग्वेज जैसे आपने बताया कि वैसे इंटरप्रेट कर दे रहा है, तो साइन डेफ बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है। और वैसे आपका तो कोर्स बहुत अच्छा है, तो उससे क्या उनको टेक्निकल वो भी मिल जा रही है। DMLT कर लेंगे तो क्या लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं वो लोग, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब जो नहीं की गवर्नमेंट जॉब मिले तो वो लोग रोजगार भी अपना कर सकते हैं उसके साथ। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा आपका ये चीज़ पता करके। अब हमारे साथ हैं मोहम्मद इंतजार, जो हमारे चौथे स्टूडेंट हैं। ये एज अ प्राइमरी टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल इंदिरा कॉलोनी मनी माजरा चंडीगढ़ में जॉब करते हैं एज अ प्राइमरी टीचर। मोहम्मद इंतजार, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा ना, जैसे जो स्पीच में जो प्रॉब्लम होती है, किन किन बच्चों को आजकल देखिए कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी ऐसी है जो जिससे बच्चे स्पीच प्रॉब्लम उनको रहती है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे? स्पीच की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को देखी जाती है। जरूरी नहीं है कि डिसेबल बच्चों को ही हो, दिव्यांग बच्चों को ही, नॉर्मल बच्चों को भी अक्सर देखी जा सकती है। अब स्पीच की प्रॉब्लम में जैसे कि एक आजकल देखा गया ना, जैसे वो तो स्पीच की रहती है, अब एक हकलाना भी चला है बच्चों को, कई बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हो पा रही, उसके क्या कारण हो सकते, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहले हकलाहट का बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं, ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे होते हैं, तो इनकी जो स्पीच थेरेपी होती है कुछ अलग ढंग से होती है, और जिस तरह की स्पीच प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से काम करना होता है। अगर बच्चा ऑटिज्म है तो उसकी ऑटिज्म के हिसाब से होगी, अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसकी थेरेपी अलग ही होगी। लेकिन जो समस्या आती है नॉर्मल बच्चों में क्या होता है, उनको कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है जो नॉर्मल बच्चों में भी आ जाती है, जैसे कि हकलाना, जैसे कि आपने बताया, तुतलाना, मिस आर्टिकुलेशन। एक होती है वोकल कॉर्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम देखी गई है। ये प्रॉब्लम ऐसी, तुतलाना जो होता है यानी मिस आर्टिकुलेशन, वो बचपन में होता है, लेकिन हकलाना और ये गले की जो प्रॉब्लम होती है वोकल कॉर्ड की, किसी भी एज में हो सकती है। वोकल कॉर्ड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि वोकल कॉर्ड फोल्ड, वोकल कॉर्ड पैरालाइज, नोड्यूल्स, फोनेटरी गैप और सल्कस वोकालिस, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो कि वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज के जरिए ठीक की जाती है। अच्छा। जो आपने जिक्र किया स्टैमरिंग के बारे में, हकलाहट के बारे में, ये हकलाहट की समस्या इतनी गंभीर बन जाती है कई बार कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों में अवेयरनेस लाना कि स्पीच थेरेपी के जरिए इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, और ताकि वो कोई भी गलत डिसीजन ना लगाए। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे कोई हकलाता तो समाज में क्या उसकी मजाक बनने लग जाती है, उस वजह से लोग कई बार एंजाइटी के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि देखा गया कि कोई तुतला रहा है, कोई हकला रहा है, तो उसकी जगह जगह समाज में मजाक बनाई जाती है, वो समाज से सोशल भी कम हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं सोशल होऊंगा तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे, तो इस वजह से वो समाज से थोड़ा कटने में लग जाता है। तो इस स्पीच थेरेपिस्ट में क्या कैसे अपनी रोल निभा सकता है उनकी हकलाहट को कम करने में? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि क्या होता है, जो कोई भी लोग हकलाते हैं इसमें कई तरह की होती है, जैसे कि ब्लॉक के जाना कि उसका वो बिल्कुल ही रुक जाता है, जैसे कहाँ जा रहे हो, इस तरह की पूरी ब्लॉकेज आती है। कई लोग हमने देखे ऐसे। हाँ, और किसी की स्टैमिना को रिपीट पानी पीना है। हाँ। और बहुत सारी अलग अलग 3-4 तरह की स्टैमरिंग होती है। और क्या होता है, उनका क्या होता है, जो जिनको स्पीच की प्रॉब्लम होती है, जाहिर सी बात है वो अपने जो विचार है वो व्यक्त नहीं कर पाता, और वो हंसी का पात्र बन जाता है, तो इसलिए वो गलत डिसीजन भी उठा सकता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं स्पीच थेरेपी के जरिए, और ये मैं सभी श्रोतागण को कहना चाहूँगा कि आपके घर में या आपके पड़ोस में किसी को भी स्पीच की या हकलाहट की प्रॉब्लम हो तो उसको
मोटिवेट करें और उसको बताएं ये चीजें ठीक हो सकती है। मतलब अवेयर करना है उसको कि हाँ सही हो सकती है। स्पीच थेरेपिस्ट रहते हैं, उसके लिए स्पेशलिस्ट रहते हैं, उनके पास आप जाइए तो उसकी मदद से वो सही हो सकती है। हाँ बिल्कुल ठीक हो सकती है और कोई भी गलत डिसीजन ना उठाए। जबकि अक्सर ये देखा गया है जिनको स्टैमरिंग की हकलाहट की प्रॉब्लम होती है वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताना चाहूंगा क्या होता है। ये हकलाहट की प्रॉब्लम होती कैसे है कि जब भी हम मान लीजिए बोलते हैं तो हम मुंह के जरिए बोलते हैं। अब मुंह में क्या चीजें इस्तेमाल होती है, हमारी टंग, हमारी ब्रीथ और हमारा वोकल कॉर्ड जिसमें साउंड निकालती है। लेकिन बोलना क्या होता है, जो ब्रेन से थॉट्स आ रहे होते हैं। अब जितनी स्पीड से ब्रेन से थॉट्स आ रहे होते हैं उतनी स्पीड से जो हमारी मशीन है टंग, ब्रीथ, वोकल कॉर्ड, ये उतनी स्पीड से नहीं चल पाती। यानी कि ब्रेन का और हमारे मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। और इसको ठीक करने के लिए हम ज्यादातर जो काम करते हैं ब्रीथ पे काम करते हैं। क्योंकि बोलने के लिए जितनी ब्रीथ की जरूरत पड़ती है उतनी ब्रीथ नहीं निकल पाती। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी श्रोतागण को बताना चाहूंगा। नहीं, बहुत अच्छी चीज है, आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। उसमें क्या होता है, देखिए अब हमारी सबसे पहले टंग पे काम होता है। जाहिर सी बात है टंग का मूवमेंट होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जाना है, कौन से वर्ड में कहाँ जाना है, कौन से लेटर में कहाँ जाना है। क्या होता है इसमें, जितनी स्पीड से, जैसे कि मैंने काका बोलना है, अब काका बोलने के लिए टंग का पीछे वाला पार्ट लगता है। अब हमने बोलना काका लेकिन टंग वहां तक पीछे वाला पार्ट पहुंचा ही नहीं तो वो अटक जाएगा। तो हमें टंग की स्पीड बनाने के लिए, टंग की फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए हमें टंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसमें इन आउट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, देख के कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, टंग में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्पीड में, और जितनी स्पीड में लाइक तरह से टंग की एक्सरसाइज टाइप की हो गई, उसको ऊपर नीचे या इधर लेफ्ट राइट इस टाइप का मूवमेंट करा के उसकी एक्सरसाइज करानी है हमने, उसको फ्लेक्सिबल बनाना है थोड़ा। जी। तो उससे स्पीड बढ़ेगी तो बच्चा इजीली बोल पाएगा। दूसरा उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आ रहा है, अगर वो ब्रीथ पे काम कर ले, यानी जो लंग्स होते हैं, लंग्स पे काम किया जाए। ये जैसे हम बैलून फुलाते हैं तो जितनी ज्यादा उसमें हवा भरी होगी तो उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो लंग्स में जितनी ज्यादा पावर बढ़ेगी, यानी एयर का प्रेशर बढ़ेगा, क्या होता है, हमारे वर्ड जैसे गले में फंस गए, जैसे कहानी। अब गले में फंस गया, अगर ब्रीथ में प्रेशर होगा ना तो कहानी को निकाल देगा प्रेशर से। ये तो प्रेशर बढ़ाना होता है। और इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सारी, अनुलोम विलोम हो गया, हमारे योगास बहुत ज्यादा हो गए, इन आउट की एक्सरसाइज होगी, बहुत सारी एक्सरसाइज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपने लंग्स पे काम करना है, लंग में प्रेशर बढ़ाना है। तीसरा होता है वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज में हम सिंहासना अक्सर योगा कराते हैं हकलाहट के लिए। बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी साउंड भी प्रॉपर आनी चाहिए। इससे क्या होता है, गले में जैसे किसी की पतली आवाज होती है या घोड़े जैसी आवाज होती है तो वो भी ठीक हो जाती है इन एक्सरसाइज के जरिए। अब हमारी मशीन पे काम हो गया, टंग पे, ब्रीथ पे और वोकल कॉर्ड पे काम हो गया। अब चौथा होता है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया कि हमारे मसल्स और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन हमें करना है। स्पीच थेरेपी के जरिए हमें मसल्स और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। इसमें एक बहुत अच्छा टिप्स बताना चाहूंगा कि क्या होता है, मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि जितनी स्पीड से हमें हमारे थॉट्स आते हैं उतनी स्पीड से हमारे मसल्स काम नहीं करते। तो हम सबसे पहले स्पीड कंट्रोल की थेरेपी देते हैं, यानी स्पीड बिल्कुल इतना कम कर देंगे और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। जैसे सबसे पहले स्ट्रेचिंग थेरेपी। जैसे अब मैं बोलना मेरा नाम मोहम्मद इंतजार है, तो ये तो मेरी नॉर्मल स्पीड है, हम उसको खींचेंगे, मेरा नाम मोहम्मद इंतजार है। अब इसमें थेरेपी क्या काम कर रही है, अब हमारी टंग, ब्रीथ, वोकल कॉर्ड स्पीड में काम नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे बोलने से उनको टाइम मिल रहा है वर्क करने के, टंग पोजीशन करेक्ट होने, ब्रीथ भी इजीली निकल रही है। इसी के साथ ये हम तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मतलब लंबी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप एकदम से चीजें हो जाए, बहुत लंबा समय, कितना समय लग जाता है कभी कभी इसको? अगर देखिए, अगर कम स्टैमरिंग है मिनिमम 2 मंथ चाहिए, लेकिन हाँ 6 महीने भी लग जाते हैं। और जैसे ठीक होने के बाद भी इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हल्की हल्की चलती रहती है, वो साल भर के बाद ये ठीक हो जाती है। जैसा हमने देखा ना, कई बच्चे सेरेब्रल पल्सी वाले होते हैं, उनकी स्पीच बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाती, तो उनके लिए कैसे चैलेंजेस, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते होंगे उनकी स्पीच डेवलप करने में आपके सामने? हाँ, जो सेरेब्रल पल्सी के बच्चे आते हैं उनकी स्पीच में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वो बिल्कुल भी नहीं बोलता, वो आ ओ की साउंड मतलब कुछ भी नहीं निकल पाता। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें इनकी साउंड ही निकलवानी होती है। अब क्या होता है, देखो इनका सेरेब्रल पल्सी बच्चे है, ब्रेन तो कुछ ना कुछ वर्क करता ही है, वर्क करता है ना। तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन बच्चों को एकेडमिक भी साथ साथ में लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लिंग साउंड सिखाते हैं। लिंग साउंड कौन से होते हैं, आ, ई, उ, स, श एंड म। ये साउंड टंग पोजीशन करेक्ट करवा के हम करते हैं। अब जैसे हम उसको सामने बैठेंगे, मुंह दिखाएं, अपना फेस दिखाएंगे और मुंह खोलेंगे आ, और अब उसका हाथ
अपने गले पे रखेंगे अच्छा। और दूसरा हाथ उसके गले पे रखेंगे। अब वो फील करेगा भी गला वाइब्रेट होएगा, वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट होगा तो उसको वो वाइब्रेट करने की कोशिश करे तो मुंह खुलेगा तो आगे साउंड निकलेगी। शेप चेंज होता है ई में लिप्स स्ट्रेच हो जाते हाँ, हैं stretch तो हो ई जाते की हैं। साउंड। अच्छा तो इस तरह से साउंड आ ई ऊ शेप चेंज होती रहेगी, साउंड निकलती रहेगी। कुछ दिनों बाद उसको एकेडमिक भी आ जाएगा, साउंड भी निकलेगी। फिर हम उसको सबसे पहले जो लाइन सिखाते हैं वो है लेबल साउंड, यानी प फ ब भ, ये लाइन सिखाते हैं। उसकी टंग पोजीशन, फिर त थ द ध, फिर ट ठ ड ढ, च छ ज झ और क ख ग, इस ढंग से चलती है। और साथ में वर्ड्स चलते हैं जो घर के बोलचाल वाले वर्ड्स हैं, वो छोटे छोटे वर्ड जैसे पानी, खाना, देना, बिस्तर, जो बहुत ही इजी वर्ड है, वो वर्ड सिखाते हैं जो उनको हम दिखा भी सकें। इस तरह कुछ थेरेपी चलती है इनकी। ओके मोहम्मद इंतजार जी, आपने बहुत अच्छा बताया। ये चीज़ें तो बहुत यूज़फुल है बच्चों के लिए, जो हमारे श्रोतागण जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। हो सकता है उनके घर में ऐसे बच्चे हों जिनकी स्पीच डेवलप ना हो पाए, या उनके आस पड़ोस रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। जैसा आपने बताया कि आप प्राइमरी टीचर हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल इंदिरा कॉलोनी मनी माजरा चंडीगढ़ में, तो उसमें वहाँ कुछ ऐसे बच्चे आपके सामने आए हैं वहाँ कुछ? तकरीबन ये कह लीजिए, देखो 45 तो हमारे स्कूल में डिसेबल बच्चे हैं। अच्छा। और स्पीच के बच्चे तो अक्सर, मतलब कोई ये नहीं, हमें अक्सर ही जब भी कोई नई एडमिशन होते हैं छोटे बच्चों को, उसमें स्पीच की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ क्लासेस जब भी हमारा कोई भी टाइम फ्री होता है तो हम उनको बुलाते हैं, थेरेपी देते हैं। और मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ भी पड़ी हैं। अच्छा। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है मोहम्मद इंतजार स्पीच थेरेपी के नाम से। अच्छा। उसमें आप देखोगे जो हमारा स्कूल का चैनल है उसमें ही पड़ी हैं। तो हम उनको थोड़ी थोड़ी, मतलब कुछ ही दिनों में, कि छोटे बच्चों पे अगर जल्दी से काम हो जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन जो कहते हैं वही मतलब हुआ। बिल्कुल कम उम्र में। हाँ, यानी कि 4 साल की एज में ही हमको ठीक कर देते। तो हालांकि इसकी जो चार्जिंग लोग लेते हैं बहुत हाई है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब स्कूल में तो, सरकारी स्कूल में जाहिर सी बात है फ्री में होता है, तो बहुत जल्दी उनकी प्रॉब्लम ये ठीक हो जाती है। जैसे मैंने आपका इंट्रो देखा था उसमें आपका 15 साल का आपने बताया कि आपके पास अनुभव है इस क्षेत्र में, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैं आप सभी से एक चीज़ बोल रहा हूँ, जब 15 साल का आपके पास अनुभव है तो आपने देखा होगा कई, मतलब पिछले कुछ वर्षों में ये ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है जो बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में। क्या कारण हो सकते हैं, आप सभी बता सकते हैं? ये एक खास तौर पे इसका कारण रहा है जो अभी कोविड में जो देखा गया है, कि कोविड में लोगों, जब नई जनरेशन आ थी जो उसी टाइम में पैदा हुए थे, वो ज़्यादातर उनका मोबाइल का यूज़ हुआ। क्योंकि घर में भी क्या हुआ था, स्कूल में भी उठाते भी आप मोबाइल पे मोबाइल से काम कीजिए। मोबाइल से हमने एक चीज़ और भी देखी कि बच्चे क्या है, जैसे मतलब जो कार्टून की लैंग्वेज है वो भी सीख जा रहे हैं, क्योंकि अब फैमिली बहुत छोटी फैमिली है, मदर फादर दोनों वर्किंग है, तो बच्चे क्या मोबाइल पे डिपेंडेंट है, बच्चे मोबाइल की लैंग्वेज सीख जा रहे हैं आजकल। ये भी कई बार देखा गया स्पीच में। हाँ जी, देखो। और सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उस दौरान जिसकी आप बात कर रहे हो, उसमें एक प्रॉब्लम नहीं आई, स्पीच डिले की प्रॉब्लम। यानी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्पीच ही नहीं उसकी आ रही है। तो ये उसमें ज़्यादा मगन रहने की वजह से टीवी में या मोबाइल फ़ोन में, और वो प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। तो उसके लिए पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि चेकअप करवाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो प्रॉब्लम है तो क्या। लेकिन वो भी मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को जितना कोशिश हो सके मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करवाएं, और उनको वक्त दें, टाइम दें, उनके साथ बातें करें। जैसे पहले हमारे जब हमारा संयुक्त परिवार होता था उसमें क्या रहता था, हमारे दादा दादी रहते थे, वो क्या स्टोरी टेलिंग रहती थी, स्टोरी टेलिंग, हमें कहानियां सुनाते थे, परियों की कहानी, उनकी कहानी, रामायण, हमें बाई हार्ट, मतलब हमें रामायण याद हो जाती थी। उसमें क्या था, हमारी वोकेबलरी अच्छी डेवलप हो जाती, मतलब 4-5 साल में हमें ऐसे वर्ड याद हो जाते। आजकल के बच्चों को ये चीज़ नहीं हो पाती। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं। सर जो आपने सिंगल फैमिली हो गई है, हाँ, है ना, तो बच्चों के साथ रहने वाला कोई रहता नहीं है। हाँ। अधिकतर देखा जाए तो माँ और बाप दोनों वर्किंग वाले हैं, वर्किंग जो है ना, अब छोड़ देते हैं किनके भरोसे, पैसा तो आ रहा है, हाँ, तो आया के भरोसे छोड़ दिए। हाँ, अच्छा, दूसरी कारण ये है कि आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि लोग एक बच्चा या दूसरा 2 बच्चा, उससे ज्यादा करना भी नहीं चाहते हैं। तो बच्चों के पास में सोशलाइजेशन के लिए कोई रह ही नहीं जाता है, तो उनको डिपेंडेंट हो जाना पड़ता है कि इसमें या तो मोबाइल पे, या फिर सुला दो, या तो फिर टीवी देखो। राजस्थान में सर एक कार्यक्रम चलता है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, शिक्षा विभाग में, जिसमें अलग अलग जो विद्वान शिक्षक गण हैं जो अपने अपने फील्ड में कार्य कर रहे हैं, तो उनका एक लाइव प्रोग्राम होता है स्टेट लेवल पे। तो उनको जो ऑर्गेनाइज करते हैं डॉक्टर अरुण सर हैं, तो उनका एक ये कहना है कि जब आप विद्यालय में जाएं तो बच्चों को एक इंटरवेंशन प्रोग्राम कराएं। इंटरवेंशन प्रोग्राम में आप बच्चों को एक स्टोरी सुनाएं। स्टोरी क्या सुनाना है, चाहे भली पंचतंत्र की कहानी हो, चाहे आपने अखबार में सुनी हो, और उसको सुनाने के बाद में बच्चों को उसको एक्सप्रेस कराएं। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि स्पीच डिले में है, और बच्चों को अभिव्यक्ति, मतलब सब स्पीच होने के बाद में भी, लेकिन वो स्टेज पे आके उतना फियर रहता, नहीं बोल पाते।
उस चीज़ को भी दूर करने के लिए ये एक्सप्रेसिव स्किल स्कूलों में धीरे धीरे काम कर रहे बहुत हैं। ज़्यादा जरूरी और है। अभी NEP आई है तो उसमें 5+3+4 इसका इसीलिए विषय है। न्यूज यूज तो अब इसमें यही चीज़ें बातें चल रही है बेसिकली कि आप बच्चों को धीरे धीरे एक्सपोजर दो। सचिन, आप कुछ बताना चाहेंगे इस जो पॉइंट मैंने रखा था इस पे क्या? हाँ जी सर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी समाज में क्या करता है, मान लीजिए बच्चा अगर थोड़ा सा रोता है या फिर कोई भी एक्टिविटी करता है तो माता क्या करते हैं कि मोबाइल दे देती है कि भाई मोबाइल दे देगा बच्चा शांत हो जाएगा। शांत होगा। तो ये गलत है गलत है। ना सर, कि ऐसा मतलब माता को मतलब ये भी एक कारण हो सकता है बिल्कुल हो कि सकता है। जो इसकी स्पीच हाँ की जी वजह हाँ से। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और साथ में ये भी देखा गया है कि सर मतलब कि जो आप सर ने बताया, जैसे कि इंतजार सर ने बताया कि समय ना दे पाना समय ना दे इसकी पाना। सबसे बड़ी कमी है सर। बहुत ज्यादा। और जो जॉब कर रहे हैं माता पिता और बच्चों को आया के भरोसे छोड़ जाते हैं, ये मेन कारण तो सर यही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, हमारे श्रोतागणों को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि ये बहुत उत्तराखंड में मैं कहूँ तो बहुत लिमिटेड है इस फील्ड में, ज़्यादा स्पीच में ज़्यादा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और हमारी जो टॉक थी उसमें भी हमने RPWD एक्ट के बारे में बात करी, कई डिसेबिलिटी की। एक सौरबाधिता ऐसा फील्ड था जो छूटा हुआ था, तो हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट आप लोग आए हुए हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, कोई इंटरप्रिटेटर हैं, ये BRP में हैं तिवारी जी। तो आप सब लोग से बात करके बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू लिसनर्स। धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू।